हेलो नमस्कार एंड वेलकम एवरीबॉडी। वेलकम टू अवलोकन आईएएस। और आज शुरू करेंगे हम फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ना। सबसे पहले जानते हैं फंडामेंटल राइट्स का मतलब क्या होता है। तो फंडामेंटल राइट्स का मतलब है कि ऐसे जरूरी अधिकार जो हर नागरिक को कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा गारंटी किए गए हैं। ये राइट्स हर व्यक्ति की आज़ादी और उनके बेसिक ह्यूमन राइट्स को सिक्योर करते हैं और स्टेट के आर्बिट्री एक्शंस के खिलाफ प्रोटेक्शन देते हैं। ये राइट्स डेमोक्रेसी के बुनियादी पिलर्स हैं जो जस्टिस और इक्वालिटी को भी इंश्योर करते हैं। फंडामेंटल राइट्स का असली मकसद होता है गवर्नमेंट ऑफ लॉज एस्टेब्लिश करना, ना कि गवर्नमेंट ऑफ मैन। और ये कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में एनश्राइन किए गए हुए हैं। और पार्ट वन और पार्ट वन टू में क्या है, पार्ट वन में है आपका यूनियन एंड टेरिटरी के बारे में दिया हुआ है आर्टिकल 1 से आर्टिकल 4 के बीच में। और पार्ट 2 में आपके सिटीजनशिप के बारे में दिया हुआ है जिसको हमने पिछले लेक्चर में कवर किया था आर्टिकल 5 से 11 के बीच में। ठीक है। तो वही इस स्लाइड में दिया हुआ है कि what are fundamental rights. Fundamental rights refer to a set of essential liberties and entitlements guaranteed to every citizen by the constitution of country. These rights are referred to as Magna Carta of India. ये टर्म याद रखना आप, Magna Carta of India. फिर enshrined in part 3 of the constitution and framers of the constitution derived inspiration from constitution of USA. यानी फंडामेंटल राइट्स का जो इंस्पिरेशन था वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए से डिराइव हुआ था। ठीक है। अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में सबसे पहली चीज ये जानना जरूरी है कि इन फंडामेंटल राइट्स को फंडामेंटल राइट्स ही क्यों कहा गया है। तो इन्हें फंडामेंटल इसलिए कहा गया है क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा गारंटी किए हुए सबसे फंडामेंटल लॉज हैं जो देश के हर व्यक्ति की डिग्निटी, डेवलपमेंट और वेलबींग के लिए जरूरी हैं। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, फंडामेंटल राइट्स आर गारंटीड बाय कॉन्स्टिट्यूशन टू ऑल पर्सन्स विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। और ऐसा इनका इसलिए नाम है एज दे आर द फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड मेंट फॉर प्रमोटिंग आइडियल्स ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। और इनका एम होता है स्टैब्लिशिंग गवर्नमेंट ऑफ लॉज एंड नॉट ऑफ मैन, वही जो हमने अभी पिछले स्लाइड में बताया था आपको। ठीक है। अब आगे मूव करते हैं। आगे है फंडामेंटल राइट्स। कितने फंडामेंटल राइट्स हैं? अभी प्रेजेंटली 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, पर जब ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो उस समय हमारे 7 फंडामेंटल राइट्स थे। और अभी आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स का जिक्र दिया हुआ है। ठीक है। पहले जो फंडामेंटल राइट हटाया गया है वो राइट टू प्रॉपर्टी था, जो पहले इंक्लूडेड था, लेकिन 44th अमेंडमेंट 1978 के बाद इसको हटा दिया गया और इसको एक लीगल राइट बना दिया गया आर्टिकल 300 ए में के तहत। हालांकि सारे राइट्स हम डिटेल में देखेंगे, पर अभी एक बेसिक ओवरव्यू ले लेते हैं 6 फंडामेंटल राइट्स का। राइट टू इक्वलिटी, आर्टिकल 14 से 18 के बीच में जो राइट्स दिए हुए हैं वो राइट टू इक्वलिटी में क्लब किए गए हुए हैं। ठीक है। और इस राइट के अकॉर्डिंग हर व्यक्ति के साथ समान व्यवहार और डिस्क्रिमिनेशन का एंड ये इंश्योर करता है। ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आर्टिकल 17 वो अबॉलिशिंग ऑफ अनटचेबिलिटी के बारे में उसमें दिया हुआ है और आर्टिकल 17 के तहत अनटचेबिलिटी को पूरा ही बैन कर दिया गया है इंडिया में। ठीक है। फिर मूव करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है राइट टू सॉरी नेक्स्ट राइट है राइट टू फ्रीडम, जो आर्टिकल 19 से 22 के बीच में क्लब किया गया है। इसमें बोलने की आज़ादी, मूवमेंट और प्रोफेशन चूज करने का अधिकार ये सब दिया हुआ है। ठीक है। फिर अगला राइट की तरफ मूव करते हैं। अगला राइट है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, आर्टिकल 23 से 24 के बीच में। इसमें फोर्स लेबर और चाइल्ड लेबर को रोकने के बारे में बात की गई हुई है आर्टिकल 23 और 24 में। और फिर उसके बाद मूव ऑन करते हैं आर्टिकल 25 से 28 के बीच में, जो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन को इंश्योर करता है, जिसमें अपने धर्म को फॉलो करने की प्रैक्टिस, प्रोफेस और प्रोपागेट करने की आज़ादी दी गई है। और अगला जो राइट है वो कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट है आर्टिकल 29-30 के बीच में, जिसमें अपनी संस्कृति और अपने लैंग्वेज को प्रिजर्व करने का अधिकार मिला हुआ है। फिर उसके बाद जो आर्टिकल
जो इम्पोर्ट सबसे इम्पोर्टेंट फंडामेंटल राइट है वो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, आर्टिकल 32। इस राइट को फंडामेंट हार्ट एंड सोल भी कहा जाता है। भीमराव अम्बेडकर ने आर्टिकल 32 को कॉन्स्टिट्यूशन का हार्ट एंड सोल कहा था। और ये कहा भी जाता है क्योंकि अगर ये फंडामेंटल राइट नहीं मिलेगा आपको, तो बाकी सारे फंडामेंटल राइट्स का कोई खास यूज रहेगा नहीं। क्योंकि अगर आपके इन फंडामेंटल राइट्स में आपको कोई प्रॉब्लम होती है या फिर आपके इन फंडामेंटल राइट्स का हनन होता है, तो आप कोर्ट जा सकते हो आर्टिकल 32 के तहत ही। तो इसी के सबसे इम्पोर्टेंट जो फंडामेंटल राइट है वो आर्टिकल 32 ही है। ठीक है। और इस आर्टिकल 32 का यूज करते हुए आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट को जा सकते हो। अब आगे अब बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स की कुछ फीचर्स की, कुछ खास बातों की। सबसे पहला कि ये सभी के लिए अवेलेबल नहीं है। कुछ राइट्स तो ओनली एंड ओनली इंडियन सिटीजन्स के लिए हैं, और कुछ जो है वो सबके लिए अवेलेबल है। ठीक है। जैसे आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 सिर्फ इंडियन सिटीजन्स के लिए है, लेकिन आर्टिकल 21 फॉरेनर्स के लिए भी है। दूसरा, ये एब्सोल्यूट नहीं है। मतलब स्टेट्स इन पे कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं, जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच अंडर आर्टिकल 19। इसमें आप डिफेमेशन या पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करने के लिए स्टेट इसमें कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगा सकती है। तीसरे, इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि ये एनफोर्सेबल है कोर्ट्स के द्वारा। अगर आपके कोई राइट्स वायलेट हो रहे हों, तो कोर्ट्स में आपको लीगल रेमेडी मिल जाएगी इसकी। ठीक है। फिर अगला आते हैं, अगले स्लाइड मूव करते हैं कि इमरजेंसी के दौरान कुछ राइट्स सस्पेंड हो जाते हैं, लेकिन अ, कुछ राइट्स जैसे आर्टिकल 20 और 21 ये किसी भी इमरजेंसी के दौरान सस्पेंड नहीं होते हैं। ठीक है। फिर अगला स्टेटमेंट है कि पार्लियामेंट जो है कुछ राइट्स, कुछ एरियाज में भी इसको आर्टिकल आपके राइट्स को रेस्ट्रिक्ट या एब्रोगेट कर सकती है। ठीक है। और फिर एक अगला पॉइंट है कि किसी मार्शल लॉ के ऑपरेशन के टाइम में these rights can also be restricted, आर्टिकल 34 के अकॉर्डिंग। और फिर वही आर्टिकल 35 भी है, मोस्ट ऑफ देम आर डायरेक्टली एनफोर्सेबल, और डायरेक्टली एनफोर्स हो जाती है। लेकिन कुछ लॉज को एनफोर्स करने के लिए पार्लियामेंट चाहे तो कुछ आर्टिकल्स को एनफोर्स करने के लिए पार्लियामेंट चाहे तो कोई एक लॉ बना सकती है, जिससे वो आर्टिकल या को एनफोर्स किया जा सकता है। और हाँ, एक सबसे जरूरी बात कि only parliament can enact these laws regarding rights to ensure a uniformity across the nation। मतलब स्टेट लेजिस्लेचर फंडामेंटल राइट्स को के एनफोर्स करने के लिए लॉ नहीं बना सकती है। पार्लियामेंट के पास ही ऐसे अधिकार हैं, जिससे वो ऐसे लॉज बना सकती है ताकि कि पूरे देश में यूनिफॉर्मिटी रहे। ठीक है। फिर अगला हम आते हैं थोड़ा डिटेल में, अब डिटेल में देखेंगे सारे आर्टिकल्स धीरे धीरे। ठीक है। सबसे पहला आर्टिकल है आर्टिकल 12। आर्टिकल 12 क्या बताता है, वो स्टेट की डेफिनेशन की बात करता है। ठीक है। आर्टिकल 12 कहता है कि स्टेट में यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट के अलावा कुछ लोकल अथॉरिटीज और कुछ स्टेचुटरी बॉडीज जैसे LIC, ONGC, जो सरकारी कंपनियां होती हैं, या फिर कुछ ऐसे कम अथॉरिटीज जो सरकारी काम करते हैं सरकार के परमिशन के बाद। ठीक है। इनके एक्शंस को भी कोर्ट में चैलेंज किया सकता है, इनको भी स्टेट की डेफिनेशन में इंक्लूड किया गया है। तो वही दिया हुआ है, डिफाइंस द टर्म स्टेट फॉर पार्ट 3। The state includes government and parliament of India, government and legislature of the states, all local authorities, that is municipality, panchayat, district board, improvement trust, etc. All other authorities, that is statutory or non-statutory, like LIC, ONGC, SEAL, etc. ये सब आपके स्टेट की डेफिनेशन में इंक्लूड होते हैं। ये तो आर्टिकल 12 आपका स्टेट को डिफाइन करता है। आप इतना याद रखना कि आर्टिकल 12 स्टेट की डेफिनेशन की बात करता है। ठीक है। फिर नेक्स्ट मूव करते हैं हम आर्टिकल 13 के बारे में। आर्टिकल 13 पे, आर्टिकल 13 जो है वो इंश्योर करता है कि कोई भी लॉ जो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट हो वो वॉइड होगा। ये बेसिकली जुडिशियल रिव्यू के लिए आर्टिकल दिया हुआ है, आर्टिकल 13। जुडिशियल रिव्यू जो आपने टर्म सुना होगा, पुराने एक दो लेक्चर्स में भी मैंने जुडिशियल रिव्यू का नाम लिया था। और जुडिशियल रिव्यू क्या है, इसको हम आगे देखेंगे आगे के लेक्चर्स में, जब सुप्रीम कोर्ट टॉपिक को हम पढ़ रहे होंगे। ठीक है।
तो वही लिखा हुआ है, आर्टिकल 13 प्रोवाइड्स दैट ऑल लॉज दैट आर इनकंसिस्टेंट विद और इन डेरोगेशन ऑफ एनी फंडामेंटल राइट्स शैल बी वॉइड। मतलब कोई भी लॉ जो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट हो वॉइड होगा। ठीक है। द टर्म लॉ इन आर्टिकल 13 इंक्लूड्स द फॉलोइंग विच कैन बी डिक्लेयर्ड void on grounds of violating a fundamental right। जो लॉ का जो है, लॉ का डेफिनेशन वो इन चार पॉइंट्स के अंडर में आता है। ठीक है। तो ये पॉइंट्स आप एक बार मैं पढ़ देता हूँ। परमानेंट लॉज इनेक्टेड बाय पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। फिर टेम्पररी लॉज लाइक ऑर्डिनेंसेस इशूड बाय प्रेसिडेंट और द स्टेट। Statutory instruments like delegated legislation, ordinance, order, bylaw, rule, regulation, or notification, or non-legislative sources like of law, that is custom or usage having the force of law। ठीक है। ये सब लॉ के अंडर में ही, लॉ के डेफिनेशन के अंडर में ही ये सब सारी चीजें आती हैं। इसमें डेलीगेटेड लेजिस्लेशन क्या है, ऑर्डिनेंस, ऑर्डर, बाय लॉ, रूल्स, रेगुलेशन, ये सब भी हम आगे पढ़ेंगे जब पार्लियामेंट चैप्टर पढ़ रहे होंगे, तो वहां पे डिटेल में आपको सब चीज के बारे में बताया जाएगा। ठीक है। अभी बस ये वर्ड समझ लो, सुन लो, आगे इसका डेफिनेशन बता दिया जाएगा। ठीक है। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही। आगे के लेक्चर्स हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स, आगे के नेक्स्ट लेक्चर्स में। थैंक यू। और कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। हैप्पी स्टडिंग। जय हिंद।